नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही फैसिनेटिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके इंडिया एंड द वर्ल्ड सिलेबस का एक मेजर पार्ट है। वी आर डाइविंग डीप इनटू सुगाता बोस सेमिनल बुक अ हंड्रेड हॉराइजन्स और स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे चैप्टर 5 पर जिसका टाइटल है एक्सपेट्रिएट पैट्रियट्स एंटी कॉलोनियल इमेजिनेशन एंड एक्शन। ये चैप्टर इसलिए यूनिक है क्योंकि यूजुअली हम इंडियन नेशनलिज्म को लैंड मास या बॉर्डर्स के अंदर इमेजिन करते हैं बट सुगाता बोस यहाँ एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। ही आर्ग्यूज कि इंडियन एंटी colonialism was not just a product of landlocked subcontinent but was significantly shaped by identities formed across the Indian Ocean। तो चलिए इस पूरी जर्नी को डिटेल में समझते हैं फ्रॉम गांधी इन साउथ अफ्रीका टू नेताजी इन साउथ ईस्ट एशिया। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द कोर आर्गुमेंट। सुगाता बोस इंडियन ओशन को सिर्फ एक ब्रिटिश लेक या पैसिव बॉडी की तरह नहीं मानते, वो इसे एक एक्टिव इंटर रीजनल एरेना कहते हैं जहां ह्यूमन इंटरेक्शन भी होता है। चैप्टर 3 और 4 में उन्होंने कैपिटल लेबर और सोल्जर्स के मूवमेंट की बात की थी बट चैप्टर 5 में वो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पर आते हैं। उनका कहना है कि माइग्रेंट कम्युनिटीज चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो या साउथ ईस्ट एशिया में, उनकी फ्रैक्चर्ड नेचर ने उन्हें कंपेल किया टू क्राफ्ट अ मोर इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ पेट्रियोटिज्म। इन्हें वो एक्सपैट्रिएट पेट्रियट्स कहते हैं। बोस का मेन पॉइंट है कि इन पेट्रियट्स के लिए नेशन का कॉन्सेप्ट जमीन से जुड़ा हुआ नहीं था बल्कि एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इमोशन था जो लोकल और ग्लोबल आइडेंटिटीज को ब्रिज करता था। इसने ग्लोबलिज्म और नेशनलिज्म के बीच एक बाइनरी को ब्रेक किया और एक यूनिवर्सलिस्ट एंटी कॉलोनियल विजन क्रिएट किया। अब हम चलते हैं 19th सेंचुरी साउथ अफ्रीका जहां हमारे पहले प्रोटैगनिस्ट मोहनदास के गांधी एंटर करते हैं। ये वो फेज है जहां गांधी एक लॉयर से मास लीडर बनते हैं। दिसंबर 1896 में गांधी स्टीमशिप कॉरलैंड पर साउथ अफ्रीका वापस आ रहे थे। रास्ते में एक वायलेंट स्टॉर्म आया। बोस लिखते हैं कि ये स्टॉर्म एक मेटाफर बन गया यूनिटी का। पैसेंजर्स ऑफ ऑल फेथ्स प्रे टू वन एंड ओनली गॉड टुगेदर। जब वो डरबन पहुंचे तो उन्हें एक हॉस्टाइल व्हाइट मॉब ने घेर लिया बट पुलिस सुपरिटेंडेंट और उनकी वाइफ ने उन्हें बचाया और वो डिस्गाइज में एस्केप हुए। उस वक्त इंडियन कम्युनिटी डिवाइडेड थी। एक तरफ द पैसेंजर्स मर्चेंट्स इमिग्रेंट्स जो अपने पैसे से आए थे और दूसरी तरफ इंट्रूडर्स लेबरर्स। शुरू में गांधी की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी मेनली मर्चेंट एलीट थी। 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस बनी टू फाइट डिसफ्रेंचाइजमेंट जो कम्युनिटी को वन एंड इनडिविजिबल बनाने की पहली कोशिश थी। इवोल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं। बोर वॉर, जुलू रेबेलियन। गांधी ने ब्रिटिशर्स के लिए एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑर्गेनाइज किए टू प्रूव लॉयलिटी बट जुलू रेबेलियन के दौरान मैनहंट की ब्रुटैलिटी देखकर वो डीपली अफेक्ट हुए। सत्याग्रह 1906। रियल टर्निंग पॉइंट तब आया जब ट्रांसवाल में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसमें इंडियंस को फिंगरप्रिंट सर्टिफिकेट्स कैरी करना जरूरी था। एक मास मीटिंग में 3,000 इंडियंस हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस ने ओथ ली कि वो जेल जाएंगे पर सबमिट नहीं करेंगे। रिलीजन एज अ टूल। यहाँ रिलीजन का रोल बहुत इंटरेस्टिंग है। हामिदिया इस्लामिक सोसाइटी ने एक की रोल प्ले किया। लीडर्स ने रिलीजियस ऑनर द लॉ एंड द फेथ को इन्वोक किया। गांधी ने खुदा ईश्वर टर्म यूज किया टू सिंबलाइज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। 1908 बॉन्डफायर। जब जनरल स्मर्ट ने अपना वादा तोड़ा तो इंडियंस ने हामिदिया मॉस्क के बाहर इकट्ठा होकर 2000 सर्टिफिकेट जला दिए। एक ड्रामेटिक एक्ट ऑफ डिफायंस, मास मोबिलाइजेशन एंड विक्ट्री। गोखलेज विजिट। जब गोपाल कृष्ण गोखले विजिट पर आए तो मूवमेंट रिवाइटलाइज हो गई। मर्चेंट्स के कंसर्न्स अब लेबर्स के गिवरेंसेस से जुड़ गए, स्पेशली यूरो 3 पोल टैक्स जो इंट्रूडर वर्कर पर लगाया गया था। द ग्रेट मार्च ऑफ 1913। गांधी ने 2000 स्ट्राइकर्स और उनकी फैमिलीज के साथ ट्रांसवल बॉर्डर क्रॉस किया। तमिल वुमेन प्लेड अ क्रूशियल रोल हेयर बाय कोर्टिंग अरेस्ट। नाटल की इकोनॉमी पैरालाइज हो गई। फाइनली इंडियंस रिलीफ एक्ट ऑफ 1914 पास हुआ जिसने टैक्स एबॉलिश किया और इंडियन मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया। गांधी ने इसे मैग्ना कार्टा कहा। गांधी 1914 में साउथ अफ्रीका से ये लेसन लेकर निकले कि ट्रू नेशनल यूनिटी के लिए इंटरनल कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट जरूरी है। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर और आते हैं इस लेसन के पार्ट 2 पर जहां सुभाष चंद्र बोस लीड करते हैं एक मिलिटेंट फेज ऑफ एक्सपेट्रिएट पेट्रियोटिज्म। इमेजिन कीजिए अप्रैल 1943 में मडागास्कर के कोस्ट के पास हेवी सीज में बोस जर्मन सबमरीन U-180 से जापानीज सबमरीन I-29 में एक रबर राफ्ट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। यह सिर्फ एक जर्नी नहीं थी, ये सिंबल था कनेक्शन का बिटवीन यूरोप एंड एशियन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स। जुलाई 1943 में बोस सिंगापुर पहुंचने और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभालते हैं।
उनका स्लोगन था चलो दिल्ली और कॉल फॉर टोटल मोबिलाइजेशन ने वहां के 2 मिलियन एक्सपैट्रिएट्स को इलेक्ट्रीफाई कर दिया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी कास्ट और रिलीजन बेस्ड थी, लेकिन आईएनए ने सबको मिक्स किया। इसमें 18,000 सिविलियन थे, मोस्टली तमिल्स फ्रॉम माल्या एंड बर्मा, जिन्हें ब्रिटिश नॉन मटीरियल मानते थे। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट एक ऑल फीमेल कॉम्बैट यूनिट बनी अंडर लक्ष्मी स्वामीनाथन। यंग वुमेन लाइक जानकी दवाड़, जिन्होंने कभी इंडिया देखा भी नहीं था, वो भी लड़ने को तैयार हुई। अक्टूबर 1943 में ये गवर्नमेंट बनी। इसका मोटो था इत्मद इत्तेफाक कुर्बानी, यानी फेथ यूनिटी और सेक्रीफाइस। इसमें क्या की सिंबलिज्म है, इसमें हिंदुस्तानी लैंग्वेज यूज की थी और स्प्रिंगिंग टाइगर यानी टीपू सुल्तान का एम्बलम सिंबल था इसका। एक पावरफुल एग्जांपल ऑफ यूनिटी भी देखते हैं। बोस ने सिंगापुर के एक चितिर टेम्पल में जाने से मना कर दिया जब तक कि नॉन हिंदूज और लोअर कास्ट को अलाउ नहीं किया गया। फाइनली प्रीस्ट माने एक नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ जहां सबने एक साथ एंट्री ली। आईएनए ने बर्मा को स्प्रिंग बोर्ड बनाया और इंडियन बॉर्डर की तरफ मार्च किया। उन्होंने रंगून में बहादुर शाह जफर की मजार पर रेस्पेक्ट पे की, जो 1857 की कंटिन्यूटी को शो करता था। 1944 में इम्फाल और कोहिमा में लड़ाई हुई, लेकिन एयर सपोर्ट और सप्लाईज की कमी की वजह से रिट्रीट करना पड़ा। रिट्रीट बहुत हैरोइंग था। सोल्जर्स जंगल ग्रास और स्मॉल फिश खाकर जिंदा रहे। 1945 में बोस ने खुद रिट्रीट लीड किया, ensuring the safety of the women's regiment till थाईलैंड। चैप्टर कंक्लूड होता है रेड फोर्ट ट्रायल्स 1945 के साथ। तीन ऑफिसर्स, सहगल जो कि हिंदू है, शाहनवाज जो कि मुस्लिम है और ढिल्लो जो कि सिख है, इनका ट्रायल हुआ जिसने पूरे इंडिया को यूनाइट कर दिया। कंपैरिजन देखते हैं। गांधी और बोस दोनों ने यूनिटी के लिए लैंग्वेज ऑफ ब्लड और सेक्रीफाइस यूज किया, जो डायस्पोरा में लैंग्वेज ऑफ राइट से ज्यादा इफेक्टिव प्रूव हुआ। उन्होंने एक कॉस्मोपॉलिटन एंटी कॉलोनियलिज्म क्रिएट किया जो रिलीजियस डिवीजन से ऊपर था, कुछ ऐसा जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म इंडिया में 1947 में अचीव नहीं कर पाया था। सुगाता बोस की ये नैरेटिव कंपेलिंग, पर हमें क्रिटिकली भी सोचना है। टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हाईलाइट की गई हैं, जैसे एम्बिगिटी ऑफ लैंग्वेज ऑफ ब्लड। सुगाता बोस नोटिस करते हैं कि सेकुलर नेशनलिज्म रिलीजियस मेजॉरिटेरियनिज्म में स्लाइड कर सकता है। लैंग्वेज ऑफ ब्लड इफेक्टिव थी यूनिटी के लिए, बट इसके डेंजर्स भी थे। इट कुड डीजनरेट इनटू रिलीजियस बिगॉटरी और एथनिक हेट्रेड। क्या ये डायस्पोरिक पेट्रियटिज्म इनहेरेंटली अनस्टेबल था? एलीट वर्सेस सबाल्टर्न नैरेटिव मेनली एलीट लीडरशिप यानी गांधी, बोस, कियानी के पर्सपेक्टिव से। अननोन सोल्जर की आवाज रिकंस्ट्रक्ट की गई है, डायरेक्ट नहीं है। सबाल्टर्न कॉन्शियसनेस अभी भी थोड़ी एल्यूसिव है इसमें। एफर्मल यूनिटी, ये ओशनिक यूनिटी की लहर 1945-46 के बाद जल्द ही उतर गई। डायस्पोरा में जो यूनिटी थी वो मेनलैंड इंडिया की पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट हो गई और रिजल्ट पार्टीशन था। शायद ये नेशनलिज्म स्पेसिफिक क्राइसिस कंडीशन, वॉर या डायस्पोरा पर डिपेंडेंट था। डिपेंडेंस ऑन एम्पायर। आयरनी ये है कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इंपीरियल स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करता था। गांधी ब्रिटिश लीगल फ्रेमवर्क यूज करते थे और बोस जापानीज इंपीरियलिज्म पर मिलिट्री डिपेंडेंट थे। ये एक्सपेट्रिएट पेट्रियटिज्म की कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल रियलिटी को दिखाता है। तो दोस्तों, दैट रैप्स अप द चैप्टर 5। इसमें हमने देखा कि कैसे इंडियन ओशन एरेना ने अलग तरह से नेशनलिज्म को जन्म दिया, जो इंडिया की जमीन से बाहर समुंदर के किनारों पर ज्यादा इंक्लूसिव और इंटेंस थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।